स्टूडेंट्स, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 चल रहा था। इसमें डीएनए और आरएनए के बारे में बताया, आपको इनकी संरचना के बारे में बताया। अगला टॉपिक जो होगा हमारा डीएनए का प्रतिलिपिकरण होगा, डीएनए रिप्लिकेशन होगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेनेटिक्स में जो ये चैप्टर चल रहा है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है डीएनए का प्रतिलिपिकरण। एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होता है, आप जानते हैं, यह मानसिक पदार्थ है डीएनए, और इसकी मुख्य विशेषता है कि अपने समान यह प्रतिलिपि बना सकता है। यह विशेषता आरएनए में उतनी अच्छी नहीं है, उतना उपयुक्त नहीं है जितना डीएनए में है। तो इसी एक विशेषता के कारण भी डीएनए को मानसिक पदार्थ माना जाता है। कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, कैसे द्विगुणन होता है, इस संदर्भ में कई बातें आई, कई प्रकार की खोज आई। कुछ ने कहा कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण जो होता है संरक्षी होता है, कुछ ने कहा कि यह असंरक्षी होता है, कुछ ने कहा कि यह अर्धसंरक्षी होता है। अंत में फ्रैंकलिन मैथ्यू मेसेल्सन एवं फ्रैंकलिन स्टार, ये दोनों जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने डीएनए के प्रतिलिपिकरण के बताया। प्रतिलिपिकरण के बारे में उन्होंने बताया कि डीएनए का जो प्रतिलिपिकरण होता है वह अर्धसंरक्षी होता है, वह सेमी कंजर्वेटिव होता है। यह अर्धसंरक्षी का मतलब होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? अर्थात जब एक डीएनए ऐसा है, मान लीजिए इसके दोनों सूत्र ऐसे हैं, तो जब इससे दो डीएनए बनेंगे तो दोनों के दो सूत्र हो जाएंगे। एक से दो डीएनए बना, जैसे मान लीजिए यह एक डीएनए है और इसे दो डीएनए बना, ये ए और ये बी। तो उन्होंने बताया कि एक डीएनए से जब दो डीएनए बनते हैं तो दोनों में जो एक सूत्र होगा वो तो इसी से होगा, अपने पेरेंट से होगा, लेकिन जो दूसरा सूत्र होगा वो अपने पेरेंट से नहीं होगा बल्कि वह नया होगा। तो उनके कहने का मतलब है कि एक डीएनए से जब दो डीएनए बने तो उसके एक सूत्र में अपना पेरेंट का डीएनए होगा और सूत्र होगा, और दूसरा जो सूत्र होगा वह नया सूत्र होगा, नया बनेगा। तो कैसे होता है डीएनए का प्रतिलिपिकरण को आगे बताएंगे। इसी प्रयोग को उन्होंने कैसे इसको सिद्ध किया कि एक डीएनए से जब दो डीएनए बनते हैं तो दोनों डीएनए में एक सूत्र नया और एक सूत्र पुराने वाले डीएनए से आता है। तो उन्होंने प्रयोग किया ई कोलाई पर। ई कोलाई, चिड़िया कोलाई एक जीवाणु है। इस जीवाणु पर, इस चिड़िया कोलाई पर, ई कोलाई को उन्होंने प्रयोग किया और उस प्रयोग में उन्होंने किया क्या कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का एक विलयन लिया और यह विलयन दो प्रकार का लिया। एक विलयन जो है N14 था, इसमें यह समस्थानिक है, N14 और N15। तो दोनों जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं है, केवल उनका ये अंतर है, समस्थानिक है। केवल उनका देख रहे हैं आप कि इनका ये भाग अलग है। इसका एक नाइट्रोजन का 14 है, N15 है, इसका 15 है। अब होता क्या है कि NH4Cl N14 में का ग्रोथ कराया, संवर्धन कराया, कल्चर कराया और एक डीएनए का निर्माण कराया, ग्रोथ कराया N15 NH4Cl में। उन्होंने पाया जब इन दोनों सूत्रों को, इस सूत्र को, जो ये सूत्र है, इस सूत्र को जो NH4Cl इस माध्यम में, NH4Cl जिसमें 14 नाइट्रोजन का इसमें था, उसमें संवर्धन कराया इन दोनों को, तो इनसे दो सूत्र बने, यानी जो नया दो डीएनए बने उसमें उन्होंने पाया कि एक डीएनए तो इसका जो था N14 वाला था सूत्र और दूसरा जो सूत्र था इस N15 वाले से था। इसी प्रकार से दूसरे डीएनए में भी एक डीएनए, एक सूत्र N14 से था और दूसरा जो सूत्र था N15 से था। तो उन्होंने पाया कि जब इसका कल्चर N15 वाले का
N14 वाले कल्चर माध्यम में कराते हैं तो एक सूत्र तो इसका रह जाता है, लेकिन ये जिस माध्यम में कल्चर करता है अर्थात जिसमें से नया बनता है, नया वाला डीएनए, तो वो जो होता है वो N14 होता है, यानी नया वाला होता है, और एक जो होता है पुराना वाला होता है। फिर इसी को जब कल्चर उन्होंने कराया NH4Cl14 वाले में माध्यम में, तो यहाँ देखिए क्या होता है। अब ये दो डीएनए बने हैं, इस डीएनए का जो ये N14 वाला है, ये चूंकि माध्यम कैसा है N14 है, तो N14 है तो इस N14 से एक सूत्र बनेगा नया, और एक N14 ऑलरेडी इसमें है पुराना वाला, तो दोनों सूत्र इसके N14 हो जाएंगे। इसका भी वही हाल है इसका, क्योंकि इसमें भी N14 पहले से ऑलरेडी है, और ये चूंकि N14 वाले माध्यम में कल्चर कराया जा रहा है तो ये पुराना N14 रहेगा और एक नया N14 वाला सूत्र बन जाएगा। इस प्रकार से दो डीएनए ऐसे बनेंगे जिनमें N14 वाले सूत्र रहेंगे। लेकिन जब इसका देखें N15 वाला, इस N14 वाले माध्यम में करा रहे हैं तो N15 एक पुराना वाला रहेगा और एक N14 माध्यम में है चूंकि कल्चर, तो N14 वाला एक इससे बनेगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी एक N15 है सूत्र, तो ये N14 वाले माध्यम में कल्चर करा रहे हैं तो पुराना N15 इसका रह जाएगा, और इस नए कल्चर जो नया डीएनए का सूत्र बनेगा वो N14 वाला होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दूसरी पीढ़ी में क्या स्थिति हो रही है। तो इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने क्या किया कि देखिए डीएनए को NH4Cl माध्यम में संवर्धित किया, दोनों सूत्र N14 हो जाए, दोनों सूत्र इसमें N14 है। दूसरे में क्या किया, N15 NH4Cl माध्यम में कल्चर कराया तो इसके दोनों सूत्र जो हैं N15 युक्त हो गए। तीसरा प्रयोग क्या किया, ये जो N15 वाला है इसको N14 युक्त माध्यम में ग्रोथ कराया और पाया कि N14 वाला में से एक नया सूत्र बनता है और एक इसका रह जाता है। तो इस प्रयोग के द्वारा वो सिद्ध करते हैं कि देखिए एक डीएनए का प्रतिलिपिकरण जब दो डीएनए में होता है तो एक इसका सूत्र इस जो डीएनए से बनता है उसका रह जाता है, एक पुराना वाला सूत्र रह जाता है, और एक सूत्र जो नया बनता है वो जो होता है एक में रहता है। तो इसको कहते हैं अर्धसंरक्षी मॉडल। अर्धसंरक्षी क्यों कहते हैं, अर्धसंरक्षी सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पुराना वाला डीएनए एक डीएनए जो बना उसमें पुराना वाला डीएनए का एक सूत्र यानी आधा ही भाग रहता है और आधा भाग नया बन जाता है। इसको कहते हैं अर्धसंरक्षी मॉडल, जिसको क्रिक ने दिया। तो आप समझ रहे होंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको मैथ्यू मेल्सेल्सन और फ्रैंकल स्टाल ने इश्चिरिया कोलाई नामक जो जीवाणु है उस पर ये प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया कि डीएनए का जो प्रतिलिपिकरण होता है वो अर्धसंरक्षी होता है। अर्थात इसके पहले कोई मॉडल ऐसे दिए गए कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि अर्धसंरक्षी नहीं होता है बल्कि संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है। उन्होंने कहा कि एक डीएनए से जब दूसरा डीएनए बनता, दो डीएनए बनते हैं तो इसमें एक सूत्र दोनों इसका पुराना वाला रह जाता है और एक सूत्र जो होता है वो नया वाला आता है। उसको कहते थे कि कंजर्वेटिव होता है मॉडल, संरक्षी मॉडल होता है। लेकिन इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया कि नहीं, डीएनए का जो प्रतिलिपिकरण होता है यानी एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं तो यह जो होता है अर्धसंरक्षी होता है, अर्थात एक सूत्र नए और एक सूत्र पुराने डीएनए का होता है। तो डीएनए का प्रतिलिपिकरण कैसे होता है, डीएनए का प्रतिलिपिकरण कैसे होता है, इस संदर्भ में हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में जब देखेंगे तो बताएंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से एंजाइम और कौन सी प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है जिसके द्वारा एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण कैसे होता है, अर्धसंरक्षी होता है, इसको किसने बताया और किस प्रकार प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। आज इतना ही। अगले वीडियो में डीएनए का प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया और उसमें लगने वाले एंजाइम्स के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।